सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। उदयपुर के महलों में राणा जी ने आपात सभा बुला रखी थी। सभा में बैठे हर सरदार के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। आंखों में गहरे भाव नजर आ रहे थे। सबके हाव भाव देखकर ही लग रहा था कि किसी तगड़े दुश्मन के साथ युद्ध की रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है। सभा में बैठे प्रधान की ओर देखते हुए राणा जी ने गंभीर होते हुए कहा, इन मुगलों ने तो आए दिन हमला कर सरदर्द कर रखा है। पास ही बैठे एक सरदार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, सिरदर्द ही क्या अंदाता, इन मुगलों ने तो पूरा मेवाड़ राज्य ही तबाह कर रखा है। गांवों को लूटना और उसके बाद आग लगा देने के अलावा ये मुगल कुछ जानते ही नहीं। सभा में इसी तरह की बातें सुन महाराणा जी और गंभीर हो गए। उनकी गंभीरता उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। मुगलों की सेना मेवाड़ पर हमला कर लूटपाट व आगजनी करते हुए आगे बढ़ रही थी। मेवाड़ की जनता उनके उत्पात से बहुत आतंकित थी। उन्हीं से मुकाबला करने के लिए आज देर रात तक महाराणा जी मुकाबला करने के लिए रणनीति बना रहे थे और मुगलों के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटे थे। अपने खास सरदारों को बुलाकर उन्हें जिम्मेदारियां समझा रहे थे। सबकी नजरों के आगे सामने आई युद्ध की विपत्ति का दृश्य घूम रहा था। मुगलों से मुकाबले के लिए इतनी तोपें कहां से आएगी? खजाना खाली है, फिर सेना के लिए खर्च का बंदोबस्त कैसे होगा? सेना कैसे संगठित की जाए? सेना का सेनापति कौन होगा? इस तरह की सभी बिंदुओं पर चर्चा होने लगी। आखिर चर्चा पूरी होने के बाद महाराणा जी ने अपने सभी सरदारों व जागीरदारों के नाम एक पत्र लिखकर उनकी प्रतियां अलग अलग घुड़सवारों को देकर तुरंत दौड़ाने का आदेश दिया। पत्र में लिखा था, मेवाड़ राज्य पर उत्पाती मुगलों ने आक्रमण किया है। उनका मुकाबला करने व उन्हें मार भगाने के लिए सभी सरदार व जागीरदार यह पत्र पहुंचते ही अपने सभी सैनिकों व अस्त्र शस्त्रों के साथ मेवाड़ की फौज में शामिल होने के लिए बिना कोई देरी किए जल्द से जल्द हाजिर हो। पत्र में महाराणा जी के दस्तखत के पास ही एक चेतावनी भी लिखी थी, जो जागीरदार इस संकट की घड़ी में हाजिर नहीं होगा उसकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। इस मामले में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी और इस हुक्म की तामील न करना देशद्रोह व हरामखोरी मानी जाएगी। महाराणा जी का एक सवार उनका पत्र लेकर मेवाड़ की एक जागीर कोसीथल पहुंचा। कोसीथल ठिकाना चुंडावत राजपूतों के वंश की एक छोटी सी जागीर थी और उस वक्त सबसे बुरी बात यह थी कि उस जागीर का वारिस एक छोटा सा बच्चा था। कोई 2 वर्ष पहले ही उस जागीर के जागीरदार ठाकुर एक युद्ध में शहीद हो गए थे और उनका छोटा सा 2 वर्षीय इकलौता बेटा उस वक्त जागीर की गद्दी पर था। प्रधान महाराणा जी का संदेश लेकर जनाना महल के द्वार पर जा पहुंचा और दासी की मार्फत माजी साहब को आपात मुलाकात करने की अर्ज की। दासी के मुंह से प्रधान द्वारा आपात मुलाकात की बात सुनते ही माजी साहब के दिल की धड़कनें बढ़ गई। पता नहीं अचानक कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। माजी साहब ने तुरंत प्रधान को बुलाया और पर्दे के पीछे खड़े होकर प्रधान का अभिवादन स्वीकार करते हुए पत्र प्राप्त किया। पत्र पढ़ते ही माजी साहब के मुख से सिर्फ एक छोटा सा वाक्य ही निकला, हे ईश्वर। पत्र के आखिरी वाक्यों ने माजी साहब के मन में ढेरों विचारों का सैलाब उठा दिया। जागीर जब्त हो जाएगी, देशद्रोह व हरामखोरी समझा जाएगा, मेरा बेटा अपने पूर्वजों के राज्य से बाहर बेदखल हो जाएगा और ऐसा हुआ तो उनकी समाज में कौन इज्जत करेगा। पर उसका बाप आज जिंदा नहीं है तो क्या हुआ, मैं माँ तो जिंदा हूँ। यदि मेरे जीते जी मेरे बेटे का अधिकार छीना जाए तो मेरा जीना बेकार है। ऐसे जीवन पर तो धिक्कार है। और फिर मैं ऐसी तो नहीं जो अपने पूर्वजों के वंश पर कायरता का दाग लगने दूं।
उस वंश पर जिसने कई पीढ़ियों से बलिदान देकर इस भूमि को पाया है। मैं उनकी इस बलिदानी भूमि को ऐसे आसानी से कैसे जाने दूं? ऐसे विचारों के बीच ही माजिसा को अपने पिता के मुंह से सुनी उन राजपूत वीरांगनाओं की कहानी याद आ गई, जिन्होंने युद्ध में तलवार हाथ में ले घोड़े पर सवार हो दुश्मन सेना को गाजर मूली की तरह काटते हुए खलबली मचा अपनी वीरता का परिचय दिया था। दूसरे उदाहरण क्यों, उनके ही खानदान में पताजी चुंडावत की ठकुरानी उन्हें याद आ गई, जिसने अकबर की सेना से युद्ध किया और अकबर की सेना पर गोलियों की बौछार कर दी थी। जब इसी खानदान की वह ठकुरानी युद्ध में जा सकती थी तो मैं क्यों नहीं? क्या मैं वीर नहीं? क्या मैंने एक राजपूतानी का दूध नहीं पिया? बेटा नाबालिग है तो क्या हुआ, मैं तो हूं। मैं खुद अपनी सैन्य टुकड़ी का युद्ध में नेतृत्व करूंगी और जब तक अपने शरीर में जान है दुश्मन से टक्कर लूंगी। और ऐसे वीरता से भरे विचार आते ही माजिसा का मन स्थिर हो गया। उनकी आंखों में चमक सी आ गई, चेहरे पर तेज झलकने लगा और उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ प्रधान जी को हुक्म दिया कि महाराणा जी का हुक्म सिर माथे, आप युद्ध की तैयारी के लिए अपनी सैन्य टुकड़ी को तैयार कीजिए। हम अपने स्वामी के लिए युद्ध करेंगे, अपनी फौज का हम खुद नेतृत्व करेंगे और उसमें जान की बाजी लगा देंगे। प्रधान ने विस्मयपूर्वक माजिसा की ओर देखा। यह देख माजिसा बोली, क्या आज तक महिलाएं कभी युद्ध में नहीं गई? क्या आपने उन वीर महिलाओं के बारे में कभी कोई कहानी नहीं सुनी जिन्होंने युद्धों में वीरता दिखाई थी? क्या इसी खानदान में पताजी की ठकुरानिसा ने अकबर के खिलाफ युद्ध में भाग लेते हुए वीरगति प्राप्त नहीं की थी? मैं भी उसी खानदान की बहू हूँ, तो मैं उनका अनुसरण करते हुए युद्ध में क्यों नहीं जा सकती? बस फिर क्या था, प्रधान जी ने कौशिथल की सेना को तैयार कर सेना के कूच का नगारा बजवा दिया। माजिसा शरीर पर जिरह बख्तर पहने, सिर पर टोप, हाथ में तलवार और गोद में अपने बालक को बैठा घोड़े पर सवार हो युद्ध में कूच के लिए निकल पड़े। अगले दिन मेवाड़ की फौज ने मुगल फौज पर हमला किया। अरावल में चुंडावतों की फौज थी, जिसमें माजिसा की सैन्य टुकड़ी भी थी। चुंडावतों के पाटवी सलूम्बर के राव जी थे। उन्होंने फौज को हमला करने का आदेश देने से पहले संबोधित किया, वीर मर्द राजपूतों, मर जाना पर पीठ न दिखाना। हमारी वीरता के बल पर ही हमारे चुंडावत वंश को अरावल में रहने का अधिकार मिला है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सिर कटवा कर भी कायम रखा है। अरावल में रहने की जिम्मेदारी हर किसी को नहीं मिल सकती, इसलिए आपको पूरी जिम्मेदारी निभानी है। मातृभूमि के लिए मरने वाले अमर हो जाते हैं, अतः मरने से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब सुन तो अपनी तलवार और चढ़ा दो अपने घोड़ों को मुगल सेना पर। माजिसा ने भी अन्य वीरों की तरह है, एक हाथ से तलवार उठाई और दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम खींच घोड़े को एड़ लगा दी। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराने लगी, खच खच कर सैनिक कट कट कर गिरने लगे। तोपों बंदूकों की आवाज गूंजने लगी। हर हर महादेव के नारों से युद्ध भूमि गूंज उठी। माजिसा भी बड़ी फुर्ती और पूरी तन्मयता के साथ तलवार चला दुश्मन के सैनिकों को काटते हुए उनकी संख्या कम कर रही थी कि तभी किसी दुश्मन ने पीछे से उन पर भाले का एक वार किया, जो उनकी पसलियां चीरता हुआ निकल गया। और तभी माजिसा के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई और वे नीचे आ गिरे। सांझ हुई तो युद्ध बंद हुआ और साथी सैनिकों ने उन्हें अन्य घायल सैनिकों के साथ उठाकर वैद्य जी के शिविर में इलाज के लिए पहुंचाया। वैद्य जी घायल माजिसा की मरहम पट्टी करने ही लगे थे कि उनके सिर पर पहने लोहे के टोप से निकल रहे लंबे केस दिखाई दिए। वैद्य जी देखते ही समझ गए कि यह तो कोई औरत है। बात महाराणा जी तक पहुंची। घायलों में एक औरत, पर कौन, कोई नहीं जानता। पूछने पर वे अपना नाम और परिचय भी नहीं बता रही। यह सुनकर महाराणा जी खुद चिकित्सा शिविर में जा पहुंचे।
उन्होंने देखा कि एक औरत जिरह वस्त्र पहने खून से लथपथ पड़ी है। उन्होंने पूछा, कृपया बिना कुछ छुपाए सच सच बताएं। यदि आप दुश्मन खेमे से भी होंगी तब भी मैं आपका अपनी बहन के समान आदर करूंगा, अतः बिना किसी डर और संकोच के सब कुछ सच बताएं। घायल माजिसा ने जवाब दिया, कोसीथल ठाकुर साहब की मां हूं अंदाता। यह सुनकर महाराणा जी आश्चर्यचकित हो गए। पूछा, आप युद्ध में क्यों चली आई? अंदाता, आपका ही हुक्म था कि सभी जागीरदारों को युद्ध में शामिल होना होगा और जो नहीं होगा उनकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। कोसीथल जागीर का ठाकुर मेरा बेटा अभी मात्र 2 वर्ष का है, अतः वह अपनी फौज का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं। यदि अपनी फौज के साथ मैं हाजिर नहीं होती तो मेरे बेटे पर देशद्रोह व हरामखोरी का आरोप लगता। माजिसा के वचन सुनकर महाराणा जी के मन में करुणा उमड़ आई। खुशी से गदगद हो महाराणा जी बोले, धन्य है आप जैसी मातृशक्ति। मेवाड़ की आज वर्षों से आन बान बची हुई है, वह आप जैसी देवियों के प्रताप से ही बची हुई है। आप जैसी देवियों ने ही मेवाड़ का सिर हमेशा ऊंचा रखा है। जब तक आप जैसी माताएं इस मेवाड़ भूमि पर रहेगी तब तक कोई माई का लाल मेवाड़ का सिर नहीं झुका सकता। मैं आपकी वीरता, साहस और देशभक्ति को नमन करते हुए इसे इज्जत देने के लिए अपनी ओर से कुछ पारितोषिक देना चाहता हूँ। यदि आपकी इजाज़त हो तो अपनी इच्छा बताएं कि आपको ऐसा क्या दिया जाए जो आपकी इस वीरता के लायक हो। माजिसा सोच में पड़ गए। आखिर मांगे भी तो क्या? वे बोली, अंदाता, यदि कुछ देना ही है तो कुछ ऐसा दे जिससे मेरा बेटा कहीं बैठे तो सर ऊंचा करके बैठे। महाराणा जी बोले, आपको हुंकार की कलंगी बख्शी जाती है जिसे आपका बेटा ही नहीं उसकी आने वाली पीढ़ियां भी पहनकर सर ऊंचा रख सकेंगे और हमेशा आपकी वीरता को याद रखेंगे। दोस्तों, मुगल काल के राजनीतिक जीवन और एक राजपूत स्त्री की वीरता को प्रदर्शित करता यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।